वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी? ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 50 लाख, डी 1 करोड़। इसका सही जवाब है 1 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDSA के मुताबिक मेगासिटी या मेगानगर की आबादी 10 मिलियन या उससे ज़्यादा होती है। वहीं कुछ जगहों पर मेगानगर की आबादी 5 से 8 मिलियन के बीच बताई जाती है। भारत में 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को मेगानगर या महानगर कहा जाता है। साल 2030 तक भारत में 7 मेगासिटी होंगे और हर मेगासिटी में 96 लाख की आबादी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुजरात के लोक संगीत में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? Which stringed instrument is commonly used in the folk music of Gujarat? A. बंगल, B. पवा, C. जंतर, D. तुरी। इसका सही जवाब है बंगल। गुजरात के लोक संगीत में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला तार वाला वाद्य यंत्र बंगल है। गुजरात के लोक संगीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ और वाद्य यंत्र। बंगल, यह एक पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है। यह एक लंबी, घुमावदार तुरही होती है जो तांबे या पीतल से बनी होती है। पवा, यह एक लोक वायु वाद्य यंत्र है जो बांसुरी के समान होता है। यह बांस से बना होता है। तुरी, यह एक सींग जैसा वाद्य यंत्र है जो एक तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? Musician Shivmani is associated with which musical instrument? A. Drum, B. Violin, C. शहनाई, D. सरोद। इसका सही जवाब है ड्रम। संगीतकार शिवमणि के बारे में और कुछ बातें। संगीतकार शिवमणि ड्रम बजाते हैं। उनका असली नाम आनंदन शिवमणि है और वे एक भारतीय तालवादक है। वे ड्रम के अलावा ऑक्टोबन, दरबुका, उडुकाई, घाटम और कंजीरा जैसे कई वाद्ययंत्र बजाते हैं। शिवमणि को उनके स्टेज नाम ड्रम्स शिवमणि से भी जाना जाता है। शिवमणि ने 2008 और 2010 में IPL चैंपियनशिप के दौरान ड्रम बजाया था। वे चेन्नई सुपर किंग्स टीम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने AR रहमान जैसे प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया है और कई फिल्मों में काम किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द सेपोई मुटिनी टेक प्लेस इन वेल्लोर? A. 1806 ईस्वी, B. 1795 ईस्वी, C. 1856 ईस्वी, D. 1824 ईस्वी। इसका सही जवाब है 1806 ईस्वी। वेल्लोर विद्रोह के बारे में और कुछ बातें। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने किया था। यह विद्रोह 1857 के भारतीय विद्रोह से आधी सदी पहले हुआ था। वेल्लोर विद्रोह से जुड़ी कुछ खास बातें। यह विद्रोह ब्रिटिश राज के दौरान एक अहम घटना थी। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाहियों के विरोध में एक नए युग की शुरुआत थी। इस विद्रोह में विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग राबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। A. चना, B. कपास, C. चावल, D. बाजरा। इसका सही जवाब है चना। रबी की फसलों की बुआई के लिए कम तापमान की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसलों को सिंचाई की व्यापक सुविधा की ज़रूरत होती है। रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, अलसी, जई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमचू उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भूमचू उत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटोरी? A. लद्दाख, B. सिक्किम, C. केरल, D. हरियाणा। इसका सही जवाब है सिक्किम। भूमचू उत्सव सिक्किम का एक पवित्र बौद्ध त्योहार है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें या 15वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक फरवरी या मार्च में आता है। इस त्योहार को ताशीडिंग मठ में मनाया जाता है। यह मठ 4 पवित्र गुफाओं का केंद्र है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? Which of the following dances of South India is called peacock dance? A. गर्दी, B. पड़ाइनी, C. माइलाट्टम, D. कुम्मी। इसका सही जवाब है माइलाट्टम। मोर नृत्य के बारे में और कुछ बातें। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में मोर नृत्य को माइलाट्टम कहते हैं। यह थाई पोंगल के फसल उत्सव के दौरान मोर के रूप में तैयार लड़कियों द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? Who won the Booker Prize 2024 for the novel Orbital? A. Paul Lynch, B. Samantha Harvey, C. Charlotte Wood, D. Annie Michaels। इसका सही जवाब है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे के बारे में और कुछ बातें। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए साल 2024 का बुकर पुरस्कार मिला। सामंथा हार्वे की यह किताब अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित है। यह किताब 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है जो अंतरिक्ष में एक दिन की यात्रा करते हैं। इस किताब को खायल दुनिया के बारे में एक किताब के रूप में सराहा गया। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष एडमंड डी वाल ने इसकी सुंदरता और महत्वाकांक्षा की प्रशंसा की। सामंथा हार्वे की अन्य कृतियां द विल्डरनेस, ऑल इज सॉन्ग, डियर थीफ, द वेस्टर्न विंड, द शेपलेस अनईज, ओनली नॉन फिक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिंगिट इनमें से किस देश या क्षेत्र की मुख्य मुद्रा है? रिंगिट इज द मेन करेंसी ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज और रीजन्स? ए. ब्रांड, बी. तुर्कमेनिस्तान, सी. मलेशिया, डी. थाईलैंड। इसका सही जवाब है मलेशिया। रिंगिट के बारे में और कुछ बातें। रिंगिट मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे मलेशिया के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार की वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था। द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉज फॉर्मलाइज्ड इन द ईयर 1. 1991, 2. 1995, 3. 1947, 4. 2002। इसका सही जवाब है 1947। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता के बारे में और कुछ बातें। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गट पर 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ था। इसे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 23 देशों ने साइन किया था। गट के बारे में कुछ और बातें। गट का मकसद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार को आसान बनाना और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। गट को 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO में मिला दिया गया। गट के दौरान कई दौर की व्यापार वार्ताएं आयोजित की गई। गट के कारण मध्यम वर्ग के ग्राहकों की संख्या बढ़ी और औद्योगिक देशों के साथ व्यापार की मांग बढ़ी। गट अभी भी WTO की आधारशिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्थित है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन ए. खोपोली, महाराष्ट्र, बी. तारापुर, महाराष्ट्र, सी. नरौरा, उत्तर प्रदेश, डी. कैगा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में और कुछ बातें। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन टैप्स महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में स्थित है। इसका नाम तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन टैप्स है। इसे 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की मदद से बनाया गया था। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL द्वारा संचालित है। इसमें 300 मेगावाट की क्षमता के साथ 2 रिएक्टर थे। यह एक उबलते पानी के रिएक्टर BWR और दाब वाले भारी जल के रिएक्टर PHWR के प्रकार का रिएक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिस पर यह देश आत्मनिर्भर है? What is the main crop of Sri Lanka on which the country is self-sufficient? A. चावल, B. गन्ना, C. कोको, D. रबर। इसका सही जवाब है चावल। श्रीलंका की मुख्य फसल के बारे में और कुछ बातें। श्रीलंका में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है और इस पर यह देश आत्मनिर्भर है। श्रीलंका में चावल की खेती महा और याला मौसम के दौरान की जाती है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम स्थान है और यहाँ की कृषि ज़्यादातर व्यावसायिक है। श्रीलंका की कुछ और मुख्य फसलें ये रही: काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजित होगा? In which city will the 18th प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) conference be held in जनवरी 2025? A. पटना, B. लखनऊ, C. मुंबई, D. भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी उपन्यास तमस तमस किस लेखक ने लिखा है? Which author has written the Hindi novel तमस? A. श्रीलाल शुक्ला, B. भीष्म साहनी, C. प्रेमचंद, D. यशपाल। इसका सही जवाब है भीष्म साहनी। हिंदी उपन्यास तमस के बारे में और कुछ बातें। हिंदी उपन्यास तमस को भीष्म साहनी ने लिखा था। यह उपन्यास भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की त्रासदी को दिखाया गया है। इस उपन्यास को साल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्योहार में गुड़ी का क्या अर्थ है? What is the meaning of Gudi in Gudi Padwa festival according to Hindu mythology? A. सद्भाव का प्रतीक, B. विजय का प्रतीक, C. शांति का प्रतीक, D. शक्ति का प्रतीक। इसका सही जवाब है विजय का प्रतीक। हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में और कुछ बातें। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी का अर्थ है विजय प्रतीक। मान्यता है कि रामायण काल में चैत्र प्रतिपदा के दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था और इसी दिन विजय पताका फहराई थी, इसलिए इस दिन घरों में विजय पताका फहराई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि गुड़ी ब्रह्मा के ध्वज का प्रतीक है। कुछ लोगों के लिए यह इंद्र के ध्वज का भी प्रतीक है। जो लोग इस त्योहार को भगवान राम की जीत से जोड़ते हैं, वे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक गुड़ी को ऊंचा रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बजट घाटे को दिखाने का चलन किस बजट से बंद कर दिया गया था? In which budget was the practice of showing budget deficit discontinued in India? A. 1996 से 97, B. 1995 से 96, C. 1997 से 98, D. 1992 से 93। इसका सही जवाब है 1996 से 97। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को बंद कर दिया गया था। बजट घाटे के बारे में कुछ और जानकारी। बजट घाटा तब होता है जब सरकार राजस्व से ज़्यादा खर्च करती है। बजट घाटा किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार को कर और गैरकर प्राप्तियों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। राजस्व व्यय में कमी करके भी राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है? Which of the following places receives the least rainfall during the monsoon season? A. केरल, B. असम, C. राजस्थान, D. मेघालय। इसका सही जवाब है राजस्थान। भारत में मानसून के बारे में और कुछ बातें। भारत में मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर जिले के रुड़ेली में होती है। यहाँ सालाना औसतन 8.3 सेंटीमीटर बारिश होती है। भारत में कम बारिश होने वाले कुछ और स्थान: लद्दाख की राजधानी लेह, गुजरात का कच्छ, मध्य प्रदेश का बालागीर क्षेत्र। इन जगहों पर कम बारिश होने की वजह है। लेह हिमालय पर्वतमाला के पास है, जो मानसून की हवाओं को रोकता है। लेह ऊंचाई पर स्थित है, जो बारिश के लिए अनुकूल नहीं है। लेह एक शुष्क क्षेत्र है, जहां बहुत कम नमी होती है। वहीं भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी खासी हिल्स जिले में है। यह शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 का प्राप्तकर्ता बनाया गया है? Who among the following has been made the recipient of Padma Shri 2023 for folk dance? A. शांति परमार, B. अजय कुमार मंडावी, C. कृष्णा पटेल, D. डोमार सिंह। इसका सही जवाब है डोमार सिंह। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित होने वाले कलाकार डोमार सिंह है। वे छत्तीसगढ़ के बालोद से है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी 73 उपलब्धियां हैं। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कुछ और कलाकार: चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। कर्नाटक के यक्षगान कलाकार चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पाने वाले पहले यक्षगान कलाकार थे। मंजम्मा जोगाथी। ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजम्मा जोगाथी को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
गुलाबो सपेरा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु गंगाधर प्रधान, प्रसिद्ध ओडिसी प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और शिक्षक गुरु गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु केलुचरण महापात्र, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर गुरु केलुचरण महापात्र को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है? Which of the following items contains high amount of fiber? A. साबुत अनाज, B. अंडा, C. मछली, D. दूध। इसका सही जवाब है साबुत अनाज। इनमें से कई चीज़ों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। दालें और बीन्स जैसे मूंग दाल, चना, राजमा और लोबिया। साबुत अनाज या अनाज से बनी ब्रेड, छिलके सहित आलू, पॉपकॉर्न, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चोकर, गेहूं का आटा, एवोकाडो, नाशपाती। फाइबर शरीर के लिए ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन में मदद करता है। फाइबर से हमें पोषण नहीं मिलता। फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों को खा सकते हैं: साबुत गेहूं का पास्ता, बलगर गेहूं, भूरे चावल, बेक्ड आलू, उबले हुए नए आलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? Harshacharitha was written by which of the following? A. Kalidas, B. Banbhatta, C. Valmiki, D. व्यास। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। हर्षचरित के बारे में और कुछ बातें। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे। वे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। यह संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी मानी जाती है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। वे कन्नौज के राजा थे और 3 नाटकों के लेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? What was India's ranking in the Paralympics 2020 medal table? A. 20, B. 24, C. 13, D. 10। इसका सही जवाब है 24। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में और कुछ बातें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत रिकॉर्ड 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर रहा, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 से जुड़ी कुछ और बातें। भारत के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद और समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा ध्वजवाहक थे। इस पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू था, जिसे संजीव सिंह ने गाया और संगीतबद्ध किया था। मनीष नरवाल ने मेंस 50 मीटर पिस्टल एक शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने क्वालिफाइंग में 7वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनल में उन्होंने 218.2 का स्कोर बनाया था, जो पैरा खेलों में नया रिकॉर्ड था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? ए. कावेरी, बी. गोदावरी, सी. महानदी, डी. कृष्णा। इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में और कुछ बातें। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा के बारे में कुछ और जानकारी। विजयवाड़ा को कभी कभी आंध्र प्रदेश का व्यापारिक शहर कहा जाता है। यह शहर पहाड़ियों और नहरों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 11 मीटर 36 फुट है। विजयवाड़ा को विजय का शहर भी कहा जाता है। यह शहर ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि और आधुनिकता को भी जोड़ता है। विजयवाड़ा को बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र मंदिरों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री वेन सांग विजयवाड़ा आया था। कृष्णा नदी के बारे में कुछ और जानकारी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से हुआ है और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी पर अलमत्ती बांध, नागार्जुन सागर बांध आदि कई बांध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए. उत्तराखंड, बी. कर्नाटक, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान। इसका सही जवाब है ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें।
सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। यह 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा का घर है। यहाँ जोरंडा और बरेही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता से पड़ा है। इसे साल 1956 में आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साल 1994 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। साल 2009 से यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमिलीपाल वनों के आसपास के इलाके में कई जनजातियां रहती हैं। इनमें कोल्हा, संथाला, भूमिजा, भटुडी, गोंडा, खड़िया, मनकड़िया और सहारा प्रमुख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? Who was the revenue minister during the reign of Akbar? A. मुल्ला दो प्याजा, B. तानसेन, C. टोडरमल, D. अब्दुल रहीम। इसका सही जवाब है टोडरमल। अकबर के शासनकाल के बारे में और कुछ बातें। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में कई सुधार किए, जिनमें से कुछ ये रहे। उन्होंने ज़ब्ती नाम की राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने दहशाला नाम की कराधान प्रणाली शुरू की। उन्होंने मानक वज़न और मापों की शुरुआत की। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और समझौता प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। राजा टोडरमल एक भारतीय मंत्री, अर्थशास्त्री और सैन्य कमांडर थे। उनका जन्म 1500 में वर्तमान मध्य प्रदेश के नरवर शहर में हुआ था। वे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? Who presided over the Banaras session of the Indian National Congress in 1905? A. गोपाल कृष्ण गोखले, B. महात्मा गांधी, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? What was the official language of the Gupta rulers? A. पाली, B. प्राकृत, C. हिंदी, D. संस्कृत। इसका सही जवाब है संस्कृत। गुप्त शासकों के बारे में और कुछ बातें। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में संस्कृत को एक पवित्र भाषा माना जाता था। इसका इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथों, विद्वानों और आधिकारिक संवाद के लिए किया जाता था। गुप्त लिपि, जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, का इस्तेमाल संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी। गुप्त लिपि से आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बंगाली असमिया लिपियां बनी। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती लेख संस्कृत में लगवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? Who wrote the biography of हर्षवर्धना? A. आर्यभट्ट, B. कालिदास, C. शक, D. बाणभट्ट। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में और कुछ बातें। राजा हर्षवर्धन की जीवनी संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और लेखक बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी को हर्षचरित नाम से लिखा था। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। यह काव्य गद्य में लिखी गई है और 8 अध्यायों में बंटी हुई है। इसमें हर्षवर्धन के सत्ता में आने की पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन है। साल 1897 में एडवर्ड बलेस कोवेल और फ्रेडरिक विलियम थॉमस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाणभट्ट को हर्षवर्धन के रचनात्मक समूह का सबसे बेशकीमती खजाना माना जाता है। उनकी कादंबरी संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध कथात्मक रोमांटिक रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? Which hills of Meghalaya receive the most rainfall? A. खासी पहाड़ियाँ, B. अरावली, C. नीलगिरी, D. शिवालिक। इसका सही जवाब है खासी पहाड़ियों। मेघालय की खासी पहाड़ियों के बारे में और कुछ बातें। मेघालय की खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश पाने वाली पहाड़ियाँ खासी पहाड़ियाँ हैं।
मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। खासी पहाड़ियों में साल भर भारी बारिश होती है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मासिनराम में औसतन सालाना 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 1985 में मासिनराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मासिनराम में ज्यादा बारिश होने की वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बरसाती बादल खासी पहाड़ियों को रोक देते हैं, जिससे यहाँ भारी बारिश होती है। मासिनराम को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला? विच स्टेट्स प्रोडक्ट सुंदरबन हनी गॉट जीएल टैग? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन शहद के बारे में और कुछ बातें। सुंदरबन शहद को पश्चिम बंगाल राज्य से मिला है। सुंदरबन शहद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिलने की वजह है। सुंदरबन शहद के अद्वितीय गुण। इसके भौगोलिक मूल। शहद संग्रहकर्ताओं द्वारा पारंपरिक विधि से शहद इकट्ठा करना। सुंदरबन के विशिष्ट पौधों और फूलों से मिलने वाला शहद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? ए 1932, बी 1922, सी 1952, डी 1942। इसका सही जवाब है 1942। क्रिप्स मिशन के बारे में और कुछ बातें। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था। इस मिशन के प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया था। इस मिशन की असफलता के कारण भारत के संविधान का मुद्दा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।